नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने सभ्यता की अवधारणा को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम भारतीय संस्कृति को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति से। देखिए, भारतीय संस्कृति दुनिया की अनोखी संस्कृति है जो कि बहुत ही वैविध्य है, सहिष्णु संस्कृति है, प्राचीनतम संस्कृति है, इसके साथ ही प्रगतिशील संस्कृति है। भारतीय संस्कृति जीवन के समान ही बहुपक्षी है, जिसमें न केवल भौतिकवाद को महत्व दिया गया है बल्कि इसमें अध्यात्म को भी उतना ही स्थान दिया है। मनुष्य के भौतिक एवं जो सामाजिक पक्ष है वो सभी भारतीय संस्कृति में क्या है, सम्मिलित है, जो कि सौंदर्यात्मक एवं आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाते हैं। इसके साथ ही दुनिया में कई संस्कृतियां विकसित हुई, परंतु समय के साथ में वो नष्ट हो गई, या वर्तमान समय में जो भी संस्कृतियां हैं वो अपने मूल रूप में नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति दुनिया की एक ऐसी संस्कृति है जिस पर कई आक्रमण हुए, राइट। कई अन्य क्षेत्रों के जो है कई अन्य क्षेत्रों के नागरिकों ने या लोगों ने भी भारत पर शासन किया, राइट। तो आक्रमण को या अंग्रेजों के शासन को झेलते हुए भी जो भारतीय संस्कृति है वह आज भी अपनी मूल अवस्था में है तथा प्रगतिशील मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति की एक अलग विशेषता है, प्राचीनता है, राइट। दुनिया में जो भारतीय संस्कृति है उसका विकास बहुत पहले ही हो चुका था। और अगर हम भारतीय धर्म ग्रंथों की बात करें तो भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार भी भारतीय संस्कृति में कई ऐसे भौतिक संसाधन थे जिसका आविष्कार करने में पश्चिम ने हमारी संस्कृति से ही प्रेरणा हासिल की है, राइट। चाहे वह वायुयान का निर्माण हो जाए या फिर दूरदर्शन का निर्माण हो जाए, पश्चिम में इनके आविष्कार अवश्य हुए हैं, लेकिन इन आविष्कारों के पीछे जो प्रेरणा थी वो इन्हें भारतीय संस्कृति से ही मिली है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मानवता का विकास करना, अर्थात मानव विकास या मानव के अध्यात्म विकास या सामाजिक विकास जो है वो भारतीय संस्कृति का ही प्रमुख लक्ष्य होता है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति वासुदैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व को एक समान या संपूर्ण विश्व को एक मानती हुई ही पूरे विश्व की विकास की कामना करती है, राइट। और भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता भी पाई जाती है, राइट। भारतीय संस्कृति में कई जाति के, कई धर्मों के, कई क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं और सभी नागरिक हंसी खुशी से मेल जोल करके निवास करते हैं। अर्थात भारत में अनेकता में एकात्मकता भी पाई जाती है और एकात्मकता जो है वो भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर। तो भारतीय संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है, सहिष्णु संस्कृति है, राइट, जो कि अन्य संस्कृतियों के अच्छे गुणों को भी सहर्ष रूप से स्वीकार करती है, राइट। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में एकात्मकता भी है, राइट। इतनी अधिक विविधताओं के बावजूद भी भारतीय संस्कृति एकात्म है और भारतीय संस्कृति का प्रमुख लक्ष्य, राइट, मानव विकास है या मानव सेवा जो है वो भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है। कुल मिलाकर कहें तो जो भारतीय संस्कृति है वो पूरे विश्व में अपने विशिष्ट लक्षणों के लिए एवं अनोखेपन के लिए जानी जाती है और भारतीय संस्कृति हम भारतीयों की शान है या अमूल्य धरोहर है, राइट। इसके साथ ही जो भारतीय संस्कृति है उसमें उदारता एवं समन्वयवादी जो गुण है वह भी पाए जाते हैं, राइट। इसी वजह से भारतीय संस्कृति जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और भारतीय संस्कृति अपनी सर्वांगीणता, कर्मवाद, शांति,
राइट, अहिंसा, त्याग, तपस्या एवं पुनर्जन्मवाद के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय भी है। राइट, अब हम यहाँ पर भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में भारतीय संस्कृति में लचीलापन है, भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता है, भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का समन्वय है। तो भारतीय संस्कृति ग्रहणशील है, भारतीय संस्कृति में अनुकूलता है, अनेकता में एकता है, धर्म का महत्व है, देश प्रेम है, राइट, सबका कल्याण है, राइट, प्राचीनता है, राइट। उसके साथ ही भारतीय संस्कृति में वसुधैव जो है कुटुंबकम की भावना भी क्या है, ओतप्रोत है, एवं कई अन्य जो हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्राचीनता हो जाएगा। तो भारतीय संस्कृति में सबसे जो पहला गुण है वो क्या हो जाएगा, प्राचीनता हो जाएगा। तो दुनिया में जो भारतीय संस्कृति है वह प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। इसके साथ ही दुनिया में जब अन्य संस्कृतियां अपने शैशव अवस्था में थीं उस समय पे भारतीय संस्कृति परिपक्व हो चुकी थी, और इसका उदाहरण हमको भीमबेटका के शैल चित्रों से मिलता है। राइट, दुनिया में सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के प्रमाण मध्य प्रदेश में भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। राइट, जिससे इसके साथ ही जो नर्मदा घाटी है वहाँ से भी मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन दोनों से ही हमें सीधा और स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय संस्कृति बहुत पहले ही क्या है, विकसित हो चुकी थी। एवं जब दुनिया की संस्कृतियाँ जो है विकसित होने की शैशव अवस्था में थी उस समय पे भीमबेटका में कई रंगों की चित्रकारियां पाई गई हैं। और ये जो भीमबेटका के चित्र हैं इसमें अगर आपको पता हो तो इसमें कई रंगों का प्रयोग किया गया है, अर्थात भारतीय जो संस्कृति थी उसमें रंगों की पहचान भी थी। इसके साथ ही भीमबेटका के जो चित्र हैं उनमें कई जो है त्रिविमीय, राइट, या हम एक तरीके से कह सकते हैं ज्यामितीय जो है चित्र भी भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति में ज्यामिति का भी ज्ञान था, रंगों का ज्ञान था, एवं जीवन पद्धति के कई चित्र भी जो है वो भीमबेटका से प्राप्त हुए। इसके साथ ही सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो लगभग 5000 वर्ष पहले जो है सभ्यता विकसित हुई थी। इसके साथ ही जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है दुनिया में अन्य में। जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हो रही थी तो उस समय अंग्रेज इतिहासकारों ने कहा था कि जितना विकसित वर्तमान समय में लंदन है उतनी विकसित क्या थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जिसमें 2 मंजिला मकान हो जाएंगे, राइट, समकोण पर मूर्ति सड़कें हो जाएंगी, स्वच्छ जो है वो जल निकासी व्यवस्था हो जाएगी। ये सभी जो है इतने जो प्रमाण है ये प्रमाण यही बताते हैं कि भारतीय संस्कृति बहुत पहले ही विकसित हो चुकी थी। तो और इसके साथ ही जो अन्य समकालीन संस्कृतियां हैं वह भी विकसित हुई थी, लेकिन वो इतनी अधिक जो है वो विकसित नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्राचीनतम का जो है वो गुण पाया जाता है। राइट, दूसरी हो जाएगी निरंतरता। भारतीय संस्कृति में स्थिति एवं समय अनुरूप जो है निरंतरता का गुण भी पाया जाता है। अर्थात भारतीय जो संस्कृति है वो निरंतर आगे प्रगतिशील पथ पर बढ़ती हुई आगे विकसित भी हुई है। विश्व में अनेक सभ्यताएं उत्पन्न हुई, जैसे रोम की, यूनान की, बेबीलोनिया की, राइट, आदि जो सभ्यताएं थी इन पर आक्रमणों की वजह से या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ये सभी संस्कृतियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने में नाकाम रहीं। वही भारतीय संस्कृति निरंतर जो है वो
प्रगतिशील माध्यम, प्रगतिशील पर चलते हुए आज भी अपने मूल स्वरूप में क्या है, जीवित है। राइट। भारत में प्राचीन समय में नदियों की, वटवृक्ष की और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना जो थी वो सिंधु घाटी से शुरू हुई थी, जो कि आज भी जो है वो प्रचलित है और वर्तमान में इसको प्राथमिकता भी दी जाती है। वहीं गीता एवं उपनिषदों के जो संदेश है वह भी हजारों सालों से न केवल भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। एवं भारतीय जो उपनिषद हैं आज तो अन्य दुनिया की जो जितनी भी विकसित सभ्यताएं हैं या यूरोपियन संस्कृति है उनमें हमारे धर्म ग्रंथों एवं उपनिषदों पर रिसर्च हो रही है। राइट। तो सीधी सी बात है, भारतीय संस्कृति में निरंतरता है। तीसरा हो जाएगा लचीलापन एवं क्या हो जाएगा, सहिष्णु हो जाएगा। राइट। दुनिया की जो भारतीय संस्कृति है वो दुनिया की सबसे अधिक लचीली संस्कृति मानी गई है। राइट। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता भी है। राइट। भारत में कई जातियों के, कई धर्मों के लोग रहते हैं और भारत में कई भाषा के लोग भी रहते हैं। तो विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, राइट, और विभिन्न भाषा के लोग भी आपस में भाईचारे के साथ में मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता का गुण भी पाया जाता है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में लचीलापन भी है। भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख तत्व हैं जैसे धर्म हो जाएगा या अध्यात्म हो जाएगा वो कठोर नहीं है, कट्टर नहीं है, बल्कि लचीला है। भारत के लोग चाहे अपने धार्मिक किताबों को पढ़ें या ना पढ़ें, राइट, धार्मिक कर्म कांडों को करें या ना करें, राइट, या फिर भारतीय जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति की आलोचना भी कर सकते हैं, उसमें सुधार के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी बंधन नहीं है। इसके साथ ही भारतीय लोगों ने प्राचीन काल से लेकर अब तक हमारी संस्कृति में जो भी कुरीतियां थीं, राइट, उनको भी परिवर्तन किया है। जैसे बाल विवाह हो जाएगा, सती प्रथा हो जाएंगी, ये ऐसी कुरीतियां थीं जिनके निदान के लिए जब सामाजिक आंदोलन हुए तो भारतीय संस्कृति ने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। और वर्तमान समय में भी जो भी व्यक्ति चाहे वो पूजा करता है, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता है या धार्मिक कर्मकांड करता है, जिसकी इच्छा नहीं होती है वो नहीं करता है। कुल मिलाकर भारत में कई धर्मों के, कई जाति की, कई क्षेत्रों के लोग मिलजुल कर, राइट, हंसी खुशी से रहते हैं, जो कि सहिष्णुता को दर्शाता है। और भारतीय संस्कृति में हमारी सामाजिक परंपराओं में हमने समय के साथ में कई परंपराओं में बदलाव किया है। सती प्रथा हो जाएगी, बाल विवाह प्रथा हो जाएगी, दहेज प्रथा हो जाएगी, इत्यादि कई कुरीतियों को भी हमने या तो जड़मूल से नाश कर दिया है या उनको बहुत हद तक नियंत्रित कर लिया है, जो कि लचीलेपन प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला हो जाएगा भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का क्या है, अद्वितीय क्या है, समन्वय है। दुनिया की कई संस्कृतियों में विकास की होड़ लगी हुई थी और इस वजह से जब उन संस्कृतियों ने भौतिकता को प्राथमिकता दी, राइट, तो वो संस्कृतियां समय के अनुरूप या तो समाप्त हो गई या वर्तमान समय में अपने मूल रूप में नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने हजार वर्षों में, कई वर्षों में कई आक्रमणकारियों को भी झेला है। तो ब्रिटिशर्स ने हम पर हुकूमत भी की है, उसके बावजूद जो है वो भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप में अभी भी विद्यमान है, राइट। और ऐसा भौतिकता के समन्वय एवं आध्यात्मिकता के समन्वय के कारण ही हुआ है, राइट। समय के अनुरूप जिन भी भौतिक तत्वों की हमको आवश्यकता हुई, हमने उन तत्वों को सहर्ष रूप से स्वीकार किया। यही कारण है कि दुनिया के जितने भी आविष्कार हैं, टीवी हो, रेडियो हो, वायुयान हो, हम सब उनका हंसी खुशी से इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं हमारी जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वह भी इतना
संगठित था या विकसित था, जिस पर चलकर हम आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। राइट। भारतीय जो आश्रम व्यवस्था थी, जिसमें जीवन को 25-25 वर्षों के चार जो थे, चार आश्रमों में विभाजित किया था। राइट। ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम हो जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा। राइट। और उनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चार पुरुषार्थ या जीवन के चार प्रमुख लक्ष्य। धर्म में क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य का पालन एवं ज्ञान की प्राप्ति। राइट। अर्थ में क्या हो जाएगा? यहाँ पर न केवल जो गृहस्थ जीवन बिताना, बल्कि हंसी खुशी से सामाजिकता में निरंतर बताए रखना। राइट। सॉरी, ये काम में हो जाएगा। अर्थ में धन का संचय हो जाएगा, और मोक्ष जैसे पुरुषार्थ भी जो है वो हमारी संस्कृति में इनको स्थान प्राप्त है। इसके साथ ही आज भी हमारे देश में जो ऋषि मुनि हैं वो तपवाद चिंतन के माध्यम से इहलौकिक एवं परलौकिक दोनों ही कल्याण की जो है वो कामना हमारी संस्कृति में की गई है। और वर्तमान समय में हमारा देश जो हमारे जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, हम उनको दुनिया के दूसरे देशों तक भी पहुंचा रहे हैं, एवं योग, राइट, योग को भी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अर्थात हमारी जो है संस्कृति से जो है हम योग है, साहित्य है, संगीत है, कला है, राइट, इनके अगर इन सब में भी देखें तो इन सब में भी आध्यात्मिकता और भौतिक समन्वय को अच्छे से गूंथा हुआ पाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति मानव कल्याण के लिए आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का बहुत ही अच्छा समन्वय है। राइट। अगले हो जाएगा यहाँ पर भौतिक शक्ति की क्या हो जाएगी? भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता हो जाएगी। राइट। भारतीय संस्कृति हमने देखा है कि लचीली एवं सहिष्णु है, इसलिए जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, वैसे वैसे भारतीय संस्कृति भी अपने आप को नए तत्वों को या अपने आप में नए तत्वों को ग्रहण करती चली जाती है। राइट। और इसी वजह से भारत में, भारतीय संस्कृति में लोकतंत्र है, या जो स्थायित्व का आधार है वो हमारी क्या है? भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता है। और इसी वजह से हमारा लोकतंत्र दुनिया में जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। इतनी अधिक विविधता के कारण जो कई पाश्चात्य जो दार्शनिक है उन्होंने तो कहा था कि भारतीय जो लोकतंत्र है वो 10 से 20 वर्षों के बाद ही क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। लेकिन हमारी संस्कृति की ग्रहणशीलता ने ही, अर्थात हमारी संस्कृति में हमने सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों की अच्छाइयों को ग्रहण किया है। इस वजह से आज भी लोकतंत्र एवं स्थायित्व जो है वो बना हुआ है। राइट। फिर हो जाएगी अनुकूलन की क्षमता हो जाएगी। भारतीय संस्कृति में समय एवं स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की अनुकूलन क्षमता क्या है? अद्वितीय पाई जाती है। और इसी वजह से भारतीय संस्कृति किसी भी परिवेश में, किसी भी समय विशेष में अपने आप को ढाल सकती है। और यही कारण है कि इतने लंबे वर्षों के पश्चात या काफ़ी समय के पश्चात भी भारतीय संस्कृति अपनी मूल अवस्था में है। उदाहरण के लिए भारत पर जो है सीथियन है, हूण जैसी बर्बर संस्कृतियों ने, राइट, या आक्रमणकारी संस्कृतियों ने भारत पर आक्रमण किए, भारत पर लूटपाट मचाई, भारत के धर्म ग्रंथों को जला दिया। लेकिन हर स्थिति में भारतीय संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता थी, इसीलिए उस स्थिति में भी भारतीय संस्कृति विकसित होती चली गई और जो भी आज भी जीवित है। फिर अगला हो जाएगा अनेकता में एकता या विविधता में एकता। इसको तो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति में कई धर्मों के लोग, कई जातियों के लोग, कई क्षेत्रों के लोग रहते हैं, और इतनी अधिक सांस्कृतिक विविधता होने के पश्चात भी हम सब भारतीय एक हैं। ये सबसे बड़ा जो है वो भारतीय संस्कृति की क्या है? विशेषता है। अगर हम एक तरफ देखें तो जो यूरोपियन संस्कृति, जो अपने आप को विकसित संस्कृति कहती है, पूरा यूरोप भाषा के आधार पर छोटे छोटे देशों में बटा हुआ है।
परंतु भारत में इतनी अधिक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जाति हैं, संप्रदाय हैं, उसके बावजूद भारत आज भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। फिर भारतीय संस्कृति में धर्म को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है, राइट। दुनिया की अन्य जो संस्कृतियां हैं उन्होंने भौतिकतावाद को अपनाते हुए जो है धर्म की उपेक्षा की है, परंतु भारतीय संस्कृति में मूल विषयों की उपेक्षा न करते हुए अध्यात्म को या धर्म को भी महत्व दिया गया है। और धर्म का जो महत्व है वो धार्मिक क्षेत्र में ना होकर सामाजिक क्षेत्र में है। और हमारी संस्कृति ऐसी है कि हर एक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी धर्म मिला हुआ है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं विवाह का, राइट। जो दुनिया की अन्य संस्कृतियां हैं उसमें विवाह जो है वो एक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध है। परंतु हमारे देश में विवाह को बहुत ही देवतुल्य या बहुत ही अच्छा महत्व दिया गया है। जो विवाह है वो दो संस्कृतियों का, दो परिवारों का मेल माना गया है और विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है, राइट। तो विवाह जो है उसको देवतुल्य और पवित्र माना गया है, जबकि दूसरी संस्कृतियों में उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया। वैसे ही हमारे देश में अवतारवाद की भी जो संकल्पना है वो सबसे अच्छी है, राइट। भारत में ये मान्यता है कि जब जब हमारे देश में धर्म, अत्याचार, अहिंसा में बढ़ोतरी होगी तब तब ईश्वर या भगवान धरती पर जन्म लेगा और अहिंसा अधर्म को क्या कर देगा? जड़ मूल से नाश कर देगा, राइट। और यही जो है अवतारवाद की संकल्पना भारत में प्रचलित है। और इसी अवतारवाद की जो संकल्पना है यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे राम या क्या हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे। तो जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने जो भी भारत में लीलाएं की हैं या जो भी कथाएं हैं उनसे हमको जीवन जीने में बहुत ही मदद मिलती है, राइट। वर्तमान समय में कई व्यक्ति मोटिवेशन सुनने के लिए कई सेमिनार जाते हैं, राइट, कई चीज़ें करते हैं। अगर हम हमारे धार्मिक ग्रंथों को ही अच्छे से पढ़ लें या राम भगवान की जीवनी या कृष्ण भगवान की जीवनी को ही पढ़ लें तो इतना अधिक मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जीवन जीने की जो पद्धति क्या होनी चाहिए उसकी सबसे उपयुक्त जो है परिभाषा दी गई है या उसके उपयुक्त उदाहरण मिलते हैं, राइट। चाहे वो संबंध हो या चाहे जीवन शैली हो, उसका सबसे अच्छे अनूठे जो विवरण है वो हमारे धर्म ग्रंथों में है, राइट। और यही वजह है कि जो है इतने अधिक आक्रमण होने के पश्चात भी, राइट, हमारी जो संस्कृति है उसमें वेदों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया। जब हमारी संस्कृति के पास में ना तो कोई किताबें थी ना प्रिंटिंग मशीन थी, उसके बावजूद धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वो आज भी यथास्थिति क्या है? सुरक्षित हैं। और इस वजह से जो विश्व की अनेक संस्कृतियां नष्ट हो गई परंतु भारतीय संस्कृति आज भी अमर है और आगे भी अमर रहेगी। फिर अगला हो जाएगा शांति एवं अहिंसा का सिद्धांत हो जाएगा, राइट। भारतीय संस्कृति सहिष्णु होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति में शांति एवं अहिंसा, मानव सेवा को परम धर्म के रूप में माना गया है। इसके साथ ही जो जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है उन्होंने संपूर्ण मानवता को शांति एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। और इसके साथ ही जो शांति एवं अहिंसा का पाठ है वो हमारे देश से अनेक देशों में या विश्व में भी भारत ने शांति एवं अहिंसा का जो पाठ है वो पूरे विश्व में दिया है। इसके साथ ही अगर अशोक की बात करें तो उसने भी सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखने के लिए कहा है। तो भारत में जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, राइट, इन्होंने शांति का मार्ग, राइट, अगर हम देखें तो हमारा जो महाभारत है वो क्या बताता है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। कभी भी दो संस्कृतियों का विभाजन या दो वर्गों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो शांति का जो है, शांति एवं अहिंसा,
इसको हमेशा से ही जो है हमारे भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया को हमने दिया है। राइट, अगला हो जाएगा विश्व बंधुत्व की भावना हो जाएगी। राइट, तो भारतीयों का एक नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन दुःखमाग भवेत् हो जाएगा। अर्थात दुनिया के सभी नागरिक, सभी जीव जंतु सुखी हो, सभी स्वस्थ रहें। राइट, इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति मनुष्य, जीव मात्र, राइट, जीव मात्र की सहायता, रक्षा करना या कल्याण करने को जो है वो विशेष महत्व देती है। और दुनिया की कई संस्कृतियां भोगवादी संस्कृतियां थी, राइट, आक्रमणकारी संस्कृतियां थी। इस वजह से कालांतर में वो अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गई। परंतु भारतीय संस्कृति में क्या है, मनुष्य का विकास, जीव मात्र की सहायता करना, रक्षा करना, कल्याण करना, ये भारतीय संस्कृति के प्रमुख क्या है, मूल तत्व हैं। इस वजह से भी विश्व बंधुत्व की भावना जो है भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। राइट, और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद ने भी जब शिकागो में मेरे भाइयों एवं बहनों करके संबोधन किया तो उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को वैश्विक पटल पर विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत रूप में रखा था। राइट, अगला हो जाएगा कर्म का सिद्धांत हो जाएगा। राइट, जो कर्म का सिद्धांत है वो भारतीय संस्कृति की एक अद्वितीय क्या है, अद्वितीय देन है या अद्वितीय विशेषता है। राइट, और भारतीय संस्कृति ने ही पूरे विश्व को कर्मवाद का क्या है, मूल सिद्धांत दिया है। राइट, कर्मवाद को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा जीवन होगा। राइट, और वर्तमान समय में कई जो वैज्ञानिक हैं या कई दर्शन हैं, दर्शन शास्त्री हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है कि यदि आप किसी व्यक्ति के साथ में अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अर्थात आपके साथ में भी अच्छा होगा। और यदि आप किसी व्यक्ति का अहित करेंगे, द्वेष भाव रखेंगे, तो आपके साथ में भी क्या होगा, अहित होगा। यह जो सिद्धांत है ये भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही मौजूद है और बहुत उपयुक्त भी है कि व्यक्ति जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है उसे उसका फल जो है वो अवश्य मिलेगा। यदि व्यक्ति बुरे कार्य करेगा, राइट, तो जब वो एक से दूसरी योनि में लेगा तो वहां पर उसको बुरे कर्मों की वजह से, राइट, उसको यातनाएं मिलेंगी। राइट, और वह मनुष्य योनि में या इस जीवन बंधन के चरण से मुक्त नहीं हो पाएगा। और यदि व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो वो जीव योनि में जन्म लेगा, जन्म बंधन के मुक्त, जन्म मरण के जो बंधन है उससे मुक्त भी हो जाएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नैतिकता के लिए भी क्या होता है, उपयुक्त होता है। कम से कम व्यक्ति कर्मवाद जो है, कर्मवाद की वजह से बुरा काम करने से पहले सोचता भी तो है कि अगर मैं बुरा करूंगा तो मुझे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में मेरे साथ में बुरा होगा, और मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ में अच्छा होगा और मुझे अच्छा जीवन मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा, सर्वांगीणता हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है कि संस्कृति ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो एवं अध्यात्म जो है शक्तियां, उनके विकास को महत्वपूर्ण माना है। जबकि जो अन्य संस्कृतियां हैं उसमें भौतिक विकास को तो क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, लेकिन आत्म विकास या आत्मचिंतन या आत्मविज्ञान को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए हमारे देश में न केवल आधुनिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है बल्कि जो अध्यात्म है उसको भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं और उसको प्रमुख स्थान दिया गया है। एवं भारत में ही इहलौकिक एवं परलौकिक, इहलौकिक मतलब इसी जगत में हमारा विकास हो सके, परलौकिक मतलब जन्म से पहले या मृत्यु के बाद में वहां पर भी जो है उसको भी प्राथमिकता दी गई है। राइट, फिर हो जाएगा देश प्रेम की भावना।
राइट। हमारे देश में देश प्रेम की भावना जो है वो भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय लक्षण है। राइट। इसके साथ ही भारत में एक ऐसा देश है जिसमें हम भारत को माँ के रूप में मानते हैं। राइट। जो कि भारत के सभी लोग जो है भारत को अपनी माँ के रूप में मानते हैं। इसके साथ ही जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि गर्यसी हो जाएगा और भारतीय जो भूमि है उसको स्वर्ग से भी बेहतर माना है। अर्थात भारत के सभी लोग अपने देश या अपने देश से बहुत ही प्रेम करते हैं और यही कारण है कि जब कभी भी कोई भी संकट होता है तो भारत के लोग हम सब एक हैं नारा कहकर उस संकट से बाहर निकल आते हैं। तो देश प्रेम की भावना भी भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही अच्छी क्या है विशेषता है। अगली विशेषता हो जाएगी सबके कल्याण की भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भारतीय संस्कृति का क्या है आदि वाक्य है जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है। राइट। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में जो मानवीय शिष्टाचार है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, राइट, ये भी जो है सबके कल्याण की जो है भावना से उत्प्रोत है। अर्थात हमारी संस्कृति में मानव कल्याण एवं प्रगतिशीलता को आधार बनाया गया है एवं जो मूल तत्व है वो सबके कल्याण की भावना में निहित है। ये जो है भारतीय संस्कृति की इतनी विशेषताएं थी। अब हो सकता है कि इनमें से किसी भी एक विशेषता पर जो है 3 नंबर का या 5 नंबर का जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। राइट। इसीलिए हमें सबको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखें कि चूंकि भारतीय संस्कृति हम भारत में रहते हैं तो हमको जितनी मैंने आपको पढ़ाई है इससे ज़्यादा विशेषताएं आपको पता होंगी। केवल और केवल हमको यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उन उदाहरणों को, जैसे ये कुछ संस्कृत के श्लोक हैं, राइट, या हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी या भीमबेटका सभ्यता हो जाएगी, राइट, या अहिंसा का जो भी हो जाएगा सिद्धांत हो जाएगा। तो जब भी हम इन सिद्धांतों को समझाएंगे तो हम इन उदाहरण को भी देते जाएंगे जिससे हमारे उत्तर की प्रमाणिकता में क्या होगी वृद्धि होगी। राइट। अब भारत में विभिन्नता में एकता, हालांकि इसको हमने भारतीय संस्कृति की विशेषता के रूप में पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ से 11 नंबर प्रश्न पूछे जाने की क्या है सबसे अधिक विशेषता है। राइट। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता या विभिन्नता में एकता का अद्वितीय उदाहरण है। राइट। दुनिया के कई दार्शनिक इसी बात पे चिंतन करते हैं कि कैसे भारत में इतने अधिक धर्म है, जातियां हैं, कई एथनिक ग्रुप हैं, राइट, सबके अलग अलग खान पान है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उसके बावजूद भारत आज भी एक है या भारत में एकता पाई जाती है, सोचने की बात है। तो विश्व, चूंकि जो भारत है वो विश्व के कल्याण जयी सिद्धांतों पर आधारित है और भारतीय जो संस्कृति है वो विविधता में एकता की जो है वो जन्म स्थली मानी गई है। राइट। इसीलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय गुण है और इस वजह से हो सकता है कि ये 11 नंबर में भी पूछा जाए। तो भारत विभिन्नता में एकता है, इसको अगर हमको और अधिक शब्दों में 200 शब्दों में लिखना हो तो हम निम्नलिखित जो यहाँ पर जो बिंदु हैं उनको दर्शाते हुए हम उत्तर को लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर भौगोलिक विविधता में एकता। राइट। भौगोलिक विविधता में एकता से क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, भारत का जो विस्तार है, भारत का विस्तार 8 डिग्री से लेकर, राइट, दक्षिण में 8 डिग्री से लेकर उत्तर में 37 डिग्री के बीच में जो है वो भारत का भौगोलिक विस्तार पाया जाता है। और भारत में इतनी ज़्यादा भौगोलिक विस्तार है कि भारत में अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर तो वहाँ की जलवायु शीत जलवायु की विशेषता रखती है और दक्षिण की जो जलवायु है वो उष्ण जलवायु की विशेषता रखती है और शीतोष्ण जलवायु भी पाई जाती है। राइट। तो भारत में
अनेक भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनकी भौगोलिकता या जिनकी जलवायु क्या है, अलग अलग पाई जाती है। इतने अधिक अलग अलग जलवायु प्रदेश होने के बावजूद हमारा देश राइट आत्मनिर्भर है और हमारा देश एक है। उसका कारण ये है कि हमने हमारी जो भौगोलिक विविधता है उसको भारत की एकता की एक मिसाल बनाया है या शक्ति बनाई है, क्योंकि भौगोलिक विविधता की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह भी देश में क्या है, अलग अलग हैं, और जिसकी वजह से हर एक राज्य दूसरे राज्यों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए जैसे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो मसाले, कॉफी, काजू, नारियल की आपूर्ति उत्पादन करते हैं और उसकी आपूर्ति उत्तर भारत को करते हैं। वहीं जो उत्तर भारत है वो अपने अनाज की पूर्ति दक्षिण भारत को करता है, एवं चाय की आपूर्ति राइट, एवं जो है पूर्वोत्तर भारत जो है वो चाय की आपूर्ति करता है। तो वहीं जो उत्तर भारत है वो खाद्यान्न एवं शक्कर की आपूर्ति शेष भारत को करता है। इसके साथ ही हमारे भारत में हिमालय से लेकर दक्षिणी भागों तक जितने भी नदियां हैं, पवित्र जल स्थल है, उनको सम्माननीय दृष्टि से देखा जाता है राइट, उनकी पूजा की जाती है एवं पर्यावरणविद उनको बचाने का भी प्रयास करते हैं राइट। तो एक तरीके से देखें तो कई जो चीज़ें हैं उनमें हमारा देश कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक है, अर्थात भारत में भौगोलिक विविधता पाई जाती है। अगला हो जाएगा भाषाई विविधता। तो भारत में भाषाई विविधता में एकता पाई जाती है। यूरोप में कई देश भाषा के आधार पर छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गए, परंतु भारत प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में कई भाषाएं हैं, कई बोलियां प्रचलित हैं, उसके बावजूद भारत आज भी एक है राइट। तो भारत में कई भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में बहुत ही जल्दी, जैसे ही आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, पानी और वाणी, पानी और भाषा, ये दोनों ही बहुत जल्दी बोली जाती है। तो भारत में भाषाएं भी हैं, बोलियां भी हैं, उपभाषाएं भी हैं, और हमारे संविधान द्वारा स्वीकृत क्या है, भाषाएं भी हैं। तो इतनी अधिक भाषाएं होने के बावजूद भी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के कार्य हो, लोकतंत्रात्मक जो है लोकतंत्रात्मक कार्य हो, शिक्षा हो, वो सभी में एक रूपता पाई जाती है। अर्थात जो लैंग्वेज बैरियर है वो भारत में नहीं होता है। सभी जो क्षेत्रों के लोग हैं वो अन्य भाषाओं को थोड़ा जानते समझते हैं, सम्मान भी करते हैं। और हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें कला एवं साहित्य के विकास के लिए अन्य क्षेत्रों के लोगों ने भाषा को भी सीखा है। दक्षिण भारत के ग्रंथों को सीखने के लिए भारत ने, उत्तर भारत के लोगों ने तमिल, कन्नड़ जैसी भाषाएं सीखी। तो भारत के जो गोदान है या कई उपन्यास हैं, कई ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने के लिए दक्षिण के लोगों ने हिंदी एवं संस्कृत भाषाएं भी सीखी हैं। अगला हो जाएगा धार्मिक विविधता में क्या हो जाएगी, एकता हो जाएगी राइट। भारत में कई धर्म पाए जाते हैं राइट, और उन धर्मों की मान्यताएं हो जाएंगी, रीति रिवाज हो जाएंगे, उपासना हो जाएंगी, धार्मिक ग्रंथ हो जाएंगे, उन सब में भी क्या है, अंतर पाया जाता है। इसके बावजूद सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, मानव कल्याण हो जाएगा, जन कल्याण हो जाएगा। इसी वजह से भारत में सदाचार, नैतिकता, सत्य, सांप्रदायिक संभावना, अहिंसा जैसे तथ्यों की व्याख्या एवं परिभाषा एक ही तरीके से दी गई है। इसके साथ ही इतने धर्मों के लोग हैं तो धार्मिक सहिष्णुता भी पाई जाती है। भारत में किसी भी धर्म का त्योहार हो, चाहे दीपावली, होली हो, ईद हो, बैसाखी हो, ओणम हो, हर एक त्योहार को सभी भारत के लोग बड़ी हर्ष एवं उल्लास से मनाए जाते हैं। अगला हो जाएगा जातीय विविधता में एकता हो जाएगी। भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग जाति के, उपजाति के लोग निवास करते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, परंपराएं, रीति रिवाज अलग होते हैं राइट। इसके साथ ही इतनी अधिक जातियां होने के बाद भी भारत में जो रंग भेद है,
या जो प्रजातीय संघर्ष है या जातियों का जो संघर्ष है उसके उदाहरण नगण्य है या ना के बराबर है। अर्थात भारत में सभी जातियां मिलजुल कर निवास करती हैं या रहती हैं, अर्थात जाति विविधता में भी एकता है। फिर सांस्कृतिक विविधता हो जाएगी। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा, अलग अलग लोक संगीत, लोक नृत्य, राइट, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोकगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, राइट, आध्यात्मिक प्रवृत्तियां, राइट, परंपराएं अलग अलग पाई जाती हैं। इसके बावजूद सबकी विषय जैसी जो विषय वस्तु है वो या तो एक जैसी है या फिर क्या है, मिलती जुलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो राजा भर्तृहरि ये मालवा के लोकनायक थे, परंतु इनसे संबंधित लोकगीत हैं, लोक आख्यान है, कहानियां हैं, वो मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी अवस्थित है। राइट, अब हम भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव को समझेंगे। राइट, देखिए भारतीय संस्कृति दुनिया की अनोखी, अद्वितीय, प्राचीनतम संस्कृति है जिसमें अध्यात्म के साथ भौतिकता को भी महत्व दिया गया है, समाज कल्याण एवं मानव कल्याण को महत्व दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति जो है सहिष्णु एवं लचीली संस्कृति है। यही कारण है कि भारत पर कई तुर्क आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए, उसके बावजूद भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप में है। लेकिन वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो भारतीय संस्कृति में अमूलचूल परिवर्तन कर रहा है और वैश्वीकरण से हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर वैश्वीकरण के पहले अगर हम वैश्वीकरण या आधुनिकता को समझें तो जब किसी समाज में प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ नगरीकरण है, सामाजिक गतिशीलता है, स्थान परिवर्तन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तार्किक जीवन, व्यवहारिक संबंधी परिवर्तन का महत्व बढ़ने लगता है तो उसी को हम आधुनिकता कहते हैं। और जब विश्व के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण, राइट, व्यवहारिक दृष्टिकोण जब विभिन्न देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के रूप में स्पष्ट होने लगता है तो इसी दशा को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। राइट, और जो वैश्वीकरण है वो एक क्या है, स्वाभाविक एवं ऐच्छिक क्या है, प्रक्रिया है जिससे संस्कृति में परिवर्तन होते हैं और प्रभावित भी होती है, जिनको हम निम्न बिंदुओं से समझेंगे। अब वैश्वीकरण से जो भारतीय संस्कृति है उस पर सकारात्मक जो है, सकारात्मक, राइट, तो वैश्वीकरण से भारतीय संस्कृति पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं और नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। तो सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों को समझेंगे। हो सकता है प्रश्न में पूछा जाए कि जो वैश्वीकरण है उससे कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव हैं, उनके बारे में बताइए। राइट, सबसे पहला तो क्या हो जाएगा सकारात्मक प्रभाव में, राइट, देखिए वैश्वीकरण से भारत में संचार क्रांति का क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। इससे भारतीय धर्म ग्रंथ है, भारतीय साहित्य है, कला है, संस्कृति है, लोक कलाएं हैं, उनका सार्वभौमीकरण हुआ है। अर्थात वर्तमान समय में भारत की जो कलाएं हैं, साहित्य है, विज्ञान है, राइट, लोक कलाएं हैं, वो भारत के सभी राज्यों के साथ साथ दुनिया के हर देशों में भी पहुंच रही हैं। राइट, और इसके साथ ही दुनिया के अन्य संस्कृतियों में एवं अन्य देशों में भी हमारे धार्मिक जो उपबंध हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन पर भी रिसर्च की जा रही है और उनको भी वैश्विक स्तर पर जो है स्वीकार किया जा रहा है। राइट, दूसरा हो जाएगा कि वैश्वीकरण ने भारत में सबसे अधिक रोजगार के नए अवसरों का क्या किया है, विकास किया है। क्योंकि प्राचीन भारतीय संस्कृति कृषि आधारित या प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला थी या आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र था वो कृषि थी। इसी वजह से हमारे देश में काफ़ी लंबे समय तक
रोजगारों की क्या थी, कमी थी। लेकिन वैश्वीकरण से हमने भौतिकतावाद को स्वीकार करना प्रारंभ किया। इसी वजह से भारत में औद्योगिकरण में बढ़ोतरी हुई और कृषि एवं औद्योगिकरण में बढ़ोतरी से नए नए रोजगार के अवसरों में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। राइट। इसके साथ ही जो है, इसके साथ ही भारतीय लोग अपने साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी दुनिया के अन्य देशों में भी ले गए हैं। राइट। तो यहाँ पर जब हमारे देश के लोगों ने दूसरे देशों में रोजगार किया तो वहाँ पर भी वो भारतीय संस्कृति को ले गए। तो एक तरफ वैश्वीकरण से रोजगार के, भारत में रोजगार के अवसरों की क्या हुई है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। तो वहीं भारत के लोग जब दुनिया में नौकरी करने गए तो वो भारतीय संस्कृति को भी ले गए। राइट। इसके साथ ही तीसरा बिंदु हो जाएगा जो है, भारतीय संस्कृति ने जो वैश्वीकरण जनित जो पहचान संकट है, क्योंकि अगर आप समझिए कि यहां पर होमोनाइजेशन जो है हो रहा है, जिसको हम मैकडोनाल्डाइजेशन भी कह सकते हैं। भाई पूरी दुनिया की जो संस्कृति है उसमें एक रूपता आने लगी है। राइट। जैसे पहले अगर हमने देखा कि भाई चाय भारत की प्रमुख विशेषता है। राइट। या आलू पकौड़े जो है, या जो है पोहा हो जाएगा, इंदौर की पहचान है। राइट। तो इसके साथ साथ वैश्वीकरण से दुनिया के जो प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं, राइट, जैसे नूडल्स हो जाएंगे या पिज्जा हो जाएगा, बर्गर हो जाएगा, राइट, ये पूरी दुनिया में खाए जा रहे हैं और पसंद किए जा रहे हैं। इसी वजह से चाहे डांस के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, उसकी वजह से भी जो है पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है। और वैश्वीकरण का जो पहचान संकट है उसके समाधान के क्रम में भी जो परंपरागत संस्कृति है उसको पुनः क्या है, महत्व प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में जो लोक कलाएं हैं उनको महत्व एवं उनके प्रचलन में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। राइट। इसके साथ ही वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप जो भारतीय मध्य वर्ग है उसका प्रसार हुआ है, उसमें आर्थिक समृद्धि आई है और इस वजह से भी जो लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति है, उसमें लोक कलाओं में, लोक संस्कृति में वृद्धि हुई है और उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके साथ ही वैश्वीकरण के जो प्रसार है उससे बाजार में खुलापन आया है। इस वजह से भारतीय लोक कला अपनी विशिष्टताओं के कारण वैश्विक बाजार में अपनी पैठ बनाने में सफल रही हुई है। राइट। भारतीय जो आर्ट है, कला है, राइट, लिटरेचर है, या जितनी भी विशिष्ट कलाएं हैं वो पूरी दुनिया में वर्तमान समय में जानी जा रही हैं, जिनका वैश्विक स्तर पर क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति पर भी उपरोक्त जो जितने भी सकारात्मक प्रभाव हुए हैं इसके साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं, जिनको हम इन बिंदुओं से समझेंगे। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव तो क्या हुआ है कि वैश्वीकरण से एवं अंग्रेजों की गुलामी की वजह से, या अंग्रेज जो है, जब अंग्रेजों ने भारत में शासन किया तो उन्होंने पाश्चात्य जीवन शैली को भी भारत में प्राथमिकता दी। इस वजह से वर्तमान समय में भी जो वैश्वीकरण के दौर में पश्चिमी जीवन शैली या पाश्चात्य संस्कृति है उसका भी काफी प्रसार हुआ है। वर्तमान समय में खान पान हो, रहन सहन हो, कला हो, साहित्य हो, फिल्में हो, राइट, लगभग सभी में अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जा रही है, या हम जो पाश्चात्य वेशभूषा है, भाषा शैली है, उसको स्वीकार कर रहे हैं, जिससे भारतीय जो संस्कृति है वो संकट में आ गई है। राइट। इसके साथ ही जो बाजार अर्थव्यवस्था है, वैश्वीकरण ने जो बाजार अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दिया है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दिया है, उससे उपभोक्तावादी संस्कृति का क्या है, प्रचलन बढ़ रहा है और उसकी वजह से माल संस्कृति या उपभोक्तावादी जो संस्कृति उसका विकास हुआ है और हम वर्तमान समय में उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग को न समझते हुए उनका अंधानुकरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलगावित जो है मानव
इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसके साथ ही हमारे जो लोक वस्तुएं हैं, राइट, स्थानीय जो प्रोडक्ट्स हैं वह भी बाजार से गायब हो रहे हैं। तो उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ोतरी देने से जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं उनका भी प्रचलन भारत में बढ़ रहा है, और उनके प्रचलन से भी न केवल भारत में जो आर्थिक असमानता है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि भारतीय जो संस्कृति जिसमें अध्यात्म को महत्व था, जिसमें लोक कल्याण, राइट, परोपकार जैसे गुणों को प्राथमिकता दी जा रही थी, अब उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उसका अंधानुकरण कर रहे हैं, जिससे अलगावित मानव या मानसिक रूप से परेशान मानव जीवन शैली का भी निर्माण हुआ है, राइट। इसके साथ ही पश्चिमी जो सांस्कृतिक शैली है उससे सांस्कृतिक समरूपता या कल्चरल ह्यूमनाइजेशन में भी बढ़ोतरी हुई है, राइट। इस वजह से खाने में चाहे पिज्जा हो, जो पिज्जा हो, बर्गर हो, पहनने में कोट हो, सूट हो, इनका क्या है प्रचलन वर्तमान समय में बढ़ रहा है। इस वजह से हमारी चाहे भाषा हो, खान पान हो, या जो लोक कलाएं हैं वह भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, राइट। इसके साथ ही जो संचार साधनों का तीव्र विकास हुआ है उसकी वजह से जो हमारी लोक कलाएं थी या मनोरंजन के जो साधन थे वो उनका महत्व कम हो गया है, एवं जो इंटरनेट है या ऑनलाइन जो गेम है उनका भी जो है अधिकता हो रही है, राइट। अगला हो जाएगा कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति का बाजारीकरण हुआ है, राइट, और उसके कारण वर्तमान समय में जो है आध्यात्मिकता, आप समझना, हाँ, भारत में आध्यात्मिकता में कमी आ रही है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर से आपको देखेगा तो ऐसे लगेगा कि हमारी संस्कृति और आगे बढ़ रही है। आजकल पूजा हवन की सामग्री, धर्म ग्रंथ, हर एक जो वस्तुएं हैं वो बाजार में आपको आसानी से मिल जाएंगी। अर्थात बाजारीकरण से वर्तमान समय में जो कर्म कांड है उनमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, और पूजा अर्चना या धर्म जो कि आध्यात्मिक शांति के लिए या आत्म विकास के लिए प्रमुख था उसकी भूमिका अब कम हो रही है। तो ये हमने यहाँ पर भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव को भी पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।